वेलकम बैक नाज़रीन। करना साहब, मुझे ये बताइए कि पहला सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आ गया। ईसीपी जो था वो उस पर बार बार उस पर जाके वो वजाहत मांग रहा था सुप्रीम कोर्ट से कि हमें डिटेल्स बता दें, वजाहत दे दें, जिस पे बार बार वजाहत दी भी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस बेंच की जानिब से स्ट्रिक्टली भी कहा गया कि उनके इस फैसले पे अमल दरामद करना है, लेकिन वो होता नज़र नहीं आया। अब जो नया फैसला आ गया है, अब इस पे तो कोई दो राय है नहीं कि इस पे अमल दरामद नहीं होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, इस पे अमल दरामद होगा। लेकिन जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, क्या उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगी या बस ठीक है मिट्टी पाओ प्रोग्राम चलेगा? देखिए जी, ये एक कानूनी बहस है ठीक है कि जो फैसला हुआ था उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, और दूसरा ये कि अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं। उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जानी चाहिए थी इमीडिएटली। जिन्होंने वो फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की और जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं की, तो उनका मुहासबा तो कानूनी तौर पे हो सकता है, वो तो गिरफ्त में फौरी तौर पे आ सकते हैं। और जितनी कानूनी टीम ज़बरदस्त थी हमारी एक पार्टी की जिनको ये इफ़ेक्ट करता था, तो मुझे मेरी समझ से ये बालातार है कि उन्होंने कंटेम्प्ट लॉन्च क्यों नहीं की और पूरे ज़ोर शोर से उस कंटेम्प्ट को फॉलो क्यों नहीं किया। आया कोई कमी रह गई हुई थी इस सारे फैसले में? आया कोई इसमें एक ऐसी गुंजाइश थी कि इसको आगे अगले स्टेप में दूसरी पार्टी चैलेंज कर सकती थी? या कि जब वो रिव्यू में गए हैं तो रिव्यू के बाद ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली स्टे हो गई हुई थी? जो वजह उसकी कानूनी वजूहात थी वो तो मेरा ख्याल है कि शायद जदून साहब मेरे से बेहतर समझते होंगे। मैं ये समझता हूँ ये आर्टिकल 6 का केस नहीं है, ये चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस था और अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ था, रिव्यू रहता था, इसलिए मेरा ख्याल है आर्टिकल 6 नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ही तौहीन अदालत की सज़ा मिल सकती थी। ठीक है, जदून साहब से जानते हैं। जदून साहब, एक तो बड़ा वैलिड पॉइंट था कर्नल साहब ने जो रेज़ किया कि सारी की सारी जमात है वकला पे डिपेंड करती है, बड़े माने हुए वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये फैसला भी उनके हक़ में था, तो उनको इस पे स्टैंड लेना चाहिए था, उनको अपने जो था अपने हक़ का ये फ़ैसला उस पर इम्प्लीमेंट किसी ना किसी तरीके से करवाना चाहिए था। लेकिन इसमें वो हमें वहाँ पर उनकी जो वीकनेस नज़र आई है। दूसरा ये भी बता दें कि कंटेम्प्ट लॉन्च क्यों नहीं की गई? क्या इसकी कोई लीगल वजूहात हो सकती हैं जो पूरी की पूरी वकला की जो जमात है वो कंटेम्प्ट में उस तरह से नहीं जा सकी है कि पूरा साल हो गया उनको रिजर्व सीट्स नहीं दी? बयानात देते रहते थे, प्रैक्टिकली कुछ उन्होंने ख़ास इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। देखें, जिस तरह इन्होंने फरमाया है वो बिल्कुल ठीक बात है, वही लीगल बात है कि आर्टिकल 6 तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आर्टिकल 6 जो है वो ट्रीजन का आर्टिकल है, वो नहीं इसमें लगता। ठीक है, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो ऑर्डर अपना इम्प्लीमेंट कराएं, लेकिन इसका ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उन्होंने मूव नहीं की इमीडिएटली, तो वो जो थी चीज़ पे लिंगर ऑन हो रही थी और एक 10 महीने तक। और इसमें देखें ये थोड़ा सा मैनेजमेंट आप समझ लें, टेक्निकलिटीज इसमें समझ लें कि उनका जो रिव्यू था वो भी 26th अमेंडमेंट के बाद लगा है कि इसमें, और वो जो बाकी जज जिन्होंने फैसला दिया था उनको आईनी बेंच में शामिल नहीं किया गया। तो ये अब इसमें देखें इलेक्शन कमीशन को, तो वो तो एक गवर्नमेंट का अदारा है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, चाहे वो ठीक है उससे इख्तलाफ हो सकता है आप इख्तलाफ करें, मैं उससे एग्री हूँ, हो सकता है कराची साहब उससे इख्तलाफ करें, मैं उससे एग्री हूँ, ये अलग एक बहस है, उसमें कोई किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन जो ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इस तरह अभी ये रिव्यू में गए हैं तो रिव्यू में रिवर्स हो जाता तो ख़त्म हो जाता। अभी मैंने जो मुझे पता चला है कि जब भी कोई जो इनका ऑर्डर हुआ है अभी इसका रिव्यू का, वो कुछ 2-3 जजों ने अभी साइन नहीं किया, वो नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आउट राइटली 2 जजों ने इसको रिव्यू को डिसमिस कर दिया था। तो अभी कोई टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, अब हो सकता है कोई हफ्ते 2 हफ्ते में क्लियर हो जाए तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑर्डर। तो इलेक्शन कमीशन भी किसी ऑर्डर पे बैठ जाता है, किसी को आप वो क्या कहते हैं पलक जबते ही जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेता है। तो ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, खासकर आईनी इदारे होते हैं, उनको अपनी डिस्क्रिशन भी जो है वो एक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिशन इस्तेमाल करनी चाहिए और लॉ और रूल्स रेगुलेशन को सामने करके, ना कि वो किसी की डिक्टेशन पे या किसी के इमा पे या किसी की मर्जी पे चले। वो देखो जो भी आपका आइन है, कानून है, वो यही कहता है कि मेरिट बेस्ड डिसीजन हो,
और विदाउट प्रेजुडिस टू एनीबॉडी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है फैसले होने चाहिए। लेकिन जदून साहब ये बता दें कि अब जो फैसला आ गया इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, लॉ को देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शंस बची हैं? नहीं, इसमें तो अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो देखें ना, रिव्यू के बाद तो कुछ भी नहीं होता। रिव्यू तो फाइनल, मैंने आपको पहले बताया कि रिव्यू का स्कोप नहीं होता, लेकिन इनके केस में रिव्यू को एक्सेप्ट किया गया है और वो जो जजमेंट थी वो पहले, अब ये एक फैसला है, ये तारीख बताएगी कि कैसा फैसला है। जिस तरह अब बहुत सारे अदलिया के फैसले हैं जो लोग उस पर पोलिटिकली या दूसरे जमातें एग्री नहीं होती, वो बाद में अदलिया ने खुद भी कहा है जी कि ये कोई जस्टिस मुनीर का फैसला था, ये जुडिशल मर्डर था, ये था। तो अदालतें भी जो है ना, अदालतों को भी चाहिए, देखें ना, एक ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर है, एक अपनी वो पावर वो यूज़ करें जो आप आइन के अंदर दर्ज है। अदालतों में ने हमारे मुल्क में जो है एक सीट के अपनी पावर से, तो और अभी जो है अदालतें जो है वो बैक फुट पे चली गई हैं। अभी जो पावर जो है वो ज़्यादा एग्जीक्यूटिव के पास आ रही है और बैलेंस बिल्कुल टिल्ट है कि एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से जो है काम कराती है, अदालतें भी वो जो है आगे बस वही काम करते हैं जो एग्जीक्यूटिव चाहती है। यानी कि साहब इखलाकी तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इसका जवाब पहले कर्ना साहब से ले लेती हूँ। कर्ना साहब, इखलाकी तौर पे आपके ख्याल में ये सीटें तहरीक इंसाफ की बनती थी, लेकिन लीगली जो थी, जो भी कदगन थी, लीगल कदगन, उसके अकॉर्डिंगली ये तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिली हैं? या आपको लगता है कि इखलाकी तौर पे भी तहरीक इंसाफ की सीटें नहीं बनती थी? ठीक है, बनती इनकी भी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो खला नहीं रख सकते थे, लिहाजा किसी को तो बांट नहीं थी ना, तो बंदर बांट हो गए। मैं ये अर्ज़ करूँ जी कि तहरीक इंसाफ से बेशुमार गलतियाँ और बड़ी सीरियस नोयत की, इलेक्शन ना कराना, इलेक्शन ऐसा कराना, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन आ जाना, उसको आगे तरीके से इम्प्लीमेंट ना करना, फिर ये कि बाकी अपने अकाउंट्स वक्त पे ये जो उसकी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी करने के लिए, वो अगर वक्त पे और मुनासिब तरीके से होती रहती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता जी। फिर ये कि अपनी पार्टी की बजाय ये दूसरी एक पार्टी को इन्वॉल्व कर लेना, उसको पार्टी को इन्वॉल्व कर लेना, फिर उसको छोड़ना, कोई इधर चले जा, तो ये सारा कुछ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके इंसाफ से मैनेज नहीं हुआ था। इसके अंदर खराबियां थी, इसके अंदर गुंजाइश थी, और उसी की लीगल कमज़ोरियों की वजह से मेरा ख्याल है कि उनको आज का दिन देखना पड़ा है। लेकिन कर्नल साहब, मेरा एक पॉइंट इसमें ऐड कर लें अपने जवाब में। जितना हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन को खंगाला, जितना बार बार उनमें से एलिगेशंस लगाए, उनके जो इंटर पार्टी इंतखाबात हुए थे उसको लेके, इतना अगर वो आईने पाकिस्तान पे फोकस कर लेते तो शायद काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाते। ये बात आपकी दुरुस्त है जी, और मैं ये कहूँगा कि इतनी मेहनत हम हर महकमे में कर लें तो शायद एक बहुत बेहतर पाकिस्तान हमें नज़र आए। हम अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट के डिसीजन को सेफ गार्ड कर लें और देखें कि हम कौमी मफाद में फ़ैसला करते हैं या कि उसमें हम प्रेशर में आ जाते हैं या कंप्रोमाइज़ में आ जाते हैं या ज़ाती मुफाद में आ जाते हैं। आपकी हिस्ट्री शुरू से आखिर तक जगह जगह दागदार है, और ऐसे ऐसे हमने फ़ैसले किए हैं कि जिसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। नजरिया ज़रूरत के तहत भी हुए, नजरिया ज़रूरत में ये अदलिया के अलावा जी एडमिनिस्ट्रेशन के भी फ़ैसले, गवर्नमेंट के भी फ़ैसले, मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट के भी फ़ैसले, तो आप अपनी तारीख को जब सही तनाज़ुर में खोल के देखें तो वो आपको बहुत कुछ नज़र आता है जिसकी फौरी तौर के ऊपर जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है। अगर हम फौरी इस्लाह नहीं करेंगे तो नई पौध आपके हाथ से निकल गई हुई है। नई पौध रिसर्च करती है, पढ़ती है, चीज़ों को देखती है, दुनिया से कंपेयर करती है, वो चीज़ें छुपती नहीं हैं। आप चंद एक आपके अगर 20-25 चैनल जो हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट जो भी होती है उनकी ज़बान किसी हद तक बंद करा देती है, उससे ये नहीं होता कि ज़बान बंद हो गई है तो सोशल मीडिया या कि इंटरनेशनल ख़बरें सारी लोग पढ़ना बंद कर देंगे और वही करेंगे जो थोड़ा सा ये चैनल, ये नहीं। दुनिया बदल गई है, बदली दुनिया के साथ हमें बदलना पड़ेगा। हमें गुड गवर्नेंस देनी पड़ेगी, हमें डिजिटाइज करना पड़ेगा, हमें नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने कुदरती वसाइल का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम रॉ मटेरियल जो है वो बेचते जाएं, और ये भी नहीं हो सकता कि हम रेयर अर्थ को कॉपर की जगह बेचते रहे और कॉपर स्क्रैप की कीमत लें दुबई से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जदौन साहब, मुझे बताइएगा, रिजर्व सीट्स के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ है
बैरिस्टर अली ज़फ़र का मैं सुन रही थी, वो ARY को जब उन्होंने बीपर दिया तो उस पर वो बात कर रहे थे उनके प्रोग्राम में कि आइन उस मसले पे खामोश था रिज़र्व सीट्स के हवाले से, जो जितनी भी डिस्कशंस माजी में रही हैं। इस पे फिर जो पहले जो फैसला आया उस पर यह एलिगेशन लगा कि रीराइट किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइन पाकिस्तान को। अभी जो फैसला आ गया इस पे भी ज़ाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ को इस पे जो हैं वो भी एतराज़ात हैं कि जिनकी सीटें नहीं बनती उनको भी दे दी गई हैं। तो ये मसला एक दफ़ा पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए था, वहाँ पे डिस्कशन होती, वहाँ पे जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट थी वो इसके अकॉर्डिंगली होती, सारे मिलजुल के बैठ के इसका कोई हल निकालते और उसके अकॉर्डिंगली फैसला होता। आपको नहीं लगता सर बेसिकली ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, इससे पहले ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई नहीं है, तो क्या ये ऑप्शन इस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? ये देखें ना, ये बिल्कुल बात इस तरह है कि इस तरह पहले नहीं कि पहले हुआ है एक दफ़ा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सेनेटर थे उनको टिकट दिए थे, इलेक्शन लड़ने करीब थे तो उनसे टिकट वापस नहीं दिए। जी, तो वो फिर उनको इंडिपेंडेंट किया गया, फिर बाद में पार्टी में शामिल हुए। तो इनका थोड़ा सा केस इस तरह है कि इनकी जो इंटर पार्टी इलेक्शन बकौल इलेक्शन कमीशन के वो इनको ज़्यादा खंगाला गया है बाकी पार्टियों की बनस्बत। ये इसमें है कि वो ये भी कहते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है बाकी पार्टियों की वजह से, तो उनको ज़्यादा वो उस पर टच स्टोन पे परखा गया है। तो बहरहाल मेरा तो अपना पर्सनल व्यू है कि अगर शुरू से ही कि अगर लेट से एज्यूम कर लेते हैं कि जी अब फैसला भी आ गया है कि तहरीक इंसाफ की सीटें नहीं बनती, तो फिर दूसरी पार्टियों को जो सीटें देना है ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 51 है वो कहता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो अगर एक पार्टी के पास इलेक्टेड सीटें 3 है तो आप रिजर्व उसको 5 दे रहे हैं, तो वो तो फिर उसका जो निजाम आइन देता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो तो फिर अभी इसका मतलब फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रीराइटिंग कर दी है। अगर हम पहले कहते हैं गलत था तो आप फिर किस तरह अभी भी रीराइट आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है? मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि अगर ये समझते हैं कि पीटीआई की सीटें नहीं बनती तो उनको वैकेंट छोड़ देते हैं। अब वो कहते हैं जी नहीं वैकेंट छोड़ नहीं सकते। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वैकेंट? अब जब सेनेट का इलेक्शन पिछले कितने सालों से आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी करा दिया है, सारा काम बिल भी पास करा दिए, सेनेट तो कंप्लीट ही नहीं था, केपीके बीमारी ही नहीं थी सेनेट की। अगर वो वैकेंट रख के आप सारा काम करा सकते हैं तो रिजर्व सीटें अगर वैकेंट होती तो उससे भी हाउस तो चल रहा था, पहले नहीं चल रहा, अभी तक हाउस खामोश था। लेकिन जदून साहब इसमें कोई आईनी कानूनी कदगन बनती है क्या? आप ये सीटें ऐसे नहीं छोड़ सकते? अगर तहरीक इंसाफ को नहीं देनी तो इनको भी नहीं देनी तो छोड़ दें ऐसे, जैसे अभी आप कह रहे हैं? कोई कानूनी फिर हल नहीं है ना। अब देखें ना, हल नहीं है तो उस आइन के अंदर तब्दीली की जाए कि अगर किसी पार्टी से आप फिर वो डिस्प्रपोर्शनेट कर देना, फिर तो इसका मतलब है आप फिर सुप्रीम कोर्ट को आप पावर दे रहे हैं पार्लियामेंट की कि वो डिसाइड करे। आइन में तो ये लिखा हुआ है कि एक आदमी अगर 10 सीटें लेता है तो प्रोपोर्शनेट अगर 3 सीटें बनती है, वो देखे ना फिर सारी पार्टियों पे तकसीम होती है और वो पार्टियों पे किस तरह तकसीम होगी वो एक रेशो के हिसाब से होगी ना। कल को एक पार्टी आज कहती है जी मुझे ज्यादा सीटें दें, तो किस बेस पे कहेगी ज्यादा सीटें दें? उसी बेस पे कहेगी कि हमारे जो पार्लियामेंट्री पार्टी के इलेक्टेड एमएनएज हैं या एमपीएज हैं वो हाउस के अंदर ज्यादा हैं तो उसकी रेशो से हमें सीटें दें। अब एक इलेक्टेड पार्टी के एमपीएज एमएनए ज्यादा है ही नहीं है, वो 5 हैं और वो सीटें रिजर्व जो हैं वो 8 ले रही है या 5 के 6 ले रही हैं या उनके बराबर ले रही हैं, तो 100% सीटें तो नहीं मिल सकती किसी पार्टी को रिजर्व सीटें। तो इसमें आइन के अंदर जो है ये जजमेंट जो है इसने भी आइन के साथ जो है वो खिलवाड़ ही है मेरे ख्याल में। ठीक हो गया। मैं करना चाह रहे हैं। देखिए बात ये है कि आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नया लिखा जा रहा है, जहां इब्राहिम अकॉर्ड की बातें हो रही हैं, जहां आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की 1-to-1 मुलाकात वाइट हाउस में हो चुकी है, जहां हम जंग जीत चुके हैं और इंडिया कई साल पीछे जा चुका है, जहां ईरान जंग जीत चुका है और इसराइल जो गुंडा पाला हुआ था वेस्ट ने वो अभी इधर उधर मुंह करके अपनी रहाई और अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहा है। जब ये सारा कुछ हो रहा है तो ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी जल्दी, जो चीज़ें डिकेड्स में नहीं हुई थी वो हफ्तों में हो गई है, और अगर हफ्तों में हुई हैं तो हमें जाग जाना चाहिए, हमें एज ए कौम मिल जाना चाहिए, हमें कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, हमें दिल बड़ा करना चाहिए, हमें सबको नेशनल कंसेंसस करना चाहिए। बहुत हो गया, अभी इस चैप्टर को बंद कर दें, एक दूसरे को रगड़ा देना, सज़ा देना, एक दूसरे से इंतकाम लेना, रजीम चेंज कर, ये सारी गेम से निकल जाए। इस वक्त आपका ये जो हाइब्रिड सिस्टम है बेहतरीन सिस्टम है इस मुल्क के लिए, जिसमें सिविल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर भी बैठता है, फील्ड मार्शल और उनकी टीम बैठती है, हर चीज़
इन डिटेल डिस्कस होती है, प्रॉम्प्ट डिसीजन होते हैं। इसको, इस सारे मामले को सारी पार्टियां मिलके इसको मजबूत करें। मैं ये कहूँगा वज़ीर आज़म चल के गए हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने उनके तीनों सरकर्दा लीडर जो है उनसे जाके शेक हैंड किया और मैसेज दिया है कि हमें बातचीत आगे चलानी चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक पहले ही बातचीत के काफ़ी कुछ कर चुके हुए हैं, ये मौका हाथ से ना जाने दें। लेकिन कन्ना साहब यहाँ पे एक पॉइंट है जी, ना, मैं एक चीज़ ज़रा मुझे कंप्लीट, ये मौका हाथ से ना जाने दें। ये सीटें भी अभी तक फाइनल फैसला हो सकता है, पार्लियामेंट भी कर सकती है, आपस में मिल के भी हो सकता है, फौरी तौर के ऊपर मिल जाए, मिल बैठे, मसले का हल निकाल लें। अगर हम घर में सारे बैठ के अगर हम घर में मजबूत होंगे तो हम इंडिया के साथ दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन कन्ना साहब यहाँ पे एक पॉइंट है ना, देखें जी, हमने दिसंबर जनवरी में भी देखा था कि इनकी नशिस्तें थी, 4 नशिस्तें हो गई, 3 हो गई, उसके बाद अगली हो ही नहीं सकी है। प्रॉब्लम वहाँ पे आ गया, स्पीकर साहब ने इनके साथ प्रॉमिस किया कि आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाएगी, जो कि एक्सेस देनी चाहिए थी। फाइनल अथॉरिटी तो वो है, जैसे डेफिनेटली इनके जो बैठे हुए थे, मुज़ाकराती कमेटी बैठी थी, उन्होंने भी बड़े मियाँ साहब से या प्राइम मिनिस्टर साहब से जाके हिदायत लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली आगे चलना है। तो उसी तरह से तहरीक इंसाफ ने भी चलना है। लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ की मुलाकातें नहीं करवाई गई थी उनको। देखिए मैं फायदा एक चीज़ अर्ज करूँ, ठीक, आप ठीक कह, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। देखिए व्हील के अंदर व्हील है। इस मुल्क में लोगों के मुफाद जो हैं, हर एक का मुफाद कहीं ना कहीं किसी व्हील के साथ जुड़ा हुआ है। चीज़ें चलती हैं, चीज़ें सैबोटाज हो जाती हैं, और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी ताकतें $बिलियन खर्च कर रही होती हैं। हमें अकल से, समझ से, विजन से, विजडम से, अगर खान साहब से हर रोज़ या 4 दिन के बाद मुलाकात नहीं होती तो विजन बड़ा क्लियर है कि खान साहब चाहते क्या हैं। कौन सा ऐसा बंदा है बाहर जिसको नहीं पता कि खान साहब क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट क्या चाहती है, दरमियाना रास्ता क्या होगा। सर, जब प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहिए। या तो कह दें कि हम कोशिश करेंगे, या देखिए मैं एक चीज़ अर्ज करूँ, मैं एक चीज़ अर्ज करूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ मुस्लिम लीग की लीडरशिप को, शरीफ फैमिली अगर कमिटमेंट करेगी तो चीट नहीं करेगी। ये आप ठीक है, ये नेशनल लेवल के ऊपर मैं खान साहब को डायरेक्ट मैसेज दूंगा, खान साहब ये मुझे आपकी पार्टी के लिए और आपके लिए, घर वाले सबके लिए आखिरी मौका लगता है, खुदारा इसको ज़ाया ना कीजिएगा अपने गुस्से में या किसी और चीज़ में। और या कोई ऐसी एडवाइस अगर आपको देता है कोई गंडापुर या कोई और, तो उससे वर्कअप ना हो जाइए। हर बंदे का अपना एंगल है, हर बंदा अपने चक्कर में है। आप अकल से, समझ से मामलात को निपटाएं, एस्टेब्लिशमेंट से भी निपटाएं, गवर्नमेंट से भी निपटाएं, और वापस अपनी पार्टी को, आप होते हैं पार्टी में कि नहीं होते, आप इधर होते हैं या मुल्क से बाहर चंद साल चले जाते हैं। इस मुल्क ने, इन पार्टियों ने सब कुछ देखा है, हर पार्टी ने अपनी लीडरशिप बाहर बैठी हुई देखी है, फिर भी सरवाइव किया और वापस आ गए। थोड़ी सी वक्त की किल्लत है, मैं जदून साहब से भी उनका पॉइंट लेने चाहूँ। जदून साहब मुझे बताइएगा, 27वीं आईनी तरमीम की गूंज बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है कि 27वीं आईनी तरमीम, स्पेशली शहर इक़्तिदार जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे बहुत ज़्यादा गूंज है इसकी। अब 27वीं आईनी तरमीम 26वीं के बाद फ़ौरन उसके बाद भी डिस्कशन थी कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी। अब गवर्नमेंट को तो इस अदालती फ़ैसले के बाद रिज़र्व सीट्स मिल जानी है, और उस रिज़र्व सीट के बाद 2/3 एक्सट्रिया तो उसके पास है, उसको अब मौलाना साहब के पास नहीं जाना, किसी दूसरी पार्टी का बंदे नहीं तोड़ने की ज़रूरत, खुद ही वो अमेंडमेंट ले आएगी। आपके ख्याल में ये 27वीं आईनी तरमीम किस किस्म की हो सकती है? आपके भी तो नॉलेज में होगा सर। अभी तक देखें कोई ग्राउंड पे तो कोई चीज़ सामने नहीं है कि कोई मसवदा आया हो, कोई प्रपोजल किसी की तरफ से आई हो जी, ये तो क्या तरमीम करना चाहती हैं। तो पार्लियामेंट तो वैसे देखें आइन के अंदर तरमीम तो पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो मैं तो कहता हूँ जो भी तरमीम हो या जो भी लॉ हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो अगर आप कोई पार्टी अपने इंटरेस्ट में कोई लॉ पास करना चाहती है तो वो देखें पब्लिक इंटरेस्ट, पार्लियामेंट का मतलब ही है कि वो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चोजन बाय द पीपल हैं, और वो लोगों के मफाद की लेजिस्लेशन भी करें, उसी मकसद के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। ये जिस तरह कुरैशी साहब ने कहा है, अब लाइक डिसलाइक को छोड़ के इनको इकट्ठे होके मुल्क की खातिर आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पे इनकी मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ माज़रत के साथ कि जो आपका आइन है वो हाइब्रिड निज़ाम की गुंजाइश नहीं है उसमें। या तो आइन को आपको तब्दील करना पड़ेगा जिस आप कह रहे हैं तरमीम के ज़रिए,
क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम अगर आप एक देखें ना, एडमिट करना भी बड़ी बात है, सच बोलना भी। जिस तरह ख्वाजा आसफ ने कहा है जी हाइब्रिड निज़ाम को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो ये एक मतलब एक्सेप्टेबिलिटी, ये सच बोला है। जिस तरह इमरान खान भी कहता था कि जी हमारी पार्लियामेंट के अंदर बंदे जो हैं वो हमें पूरे कर देते हैं, बजट भी पास नहीं होता। देखिए अभी जो आपका आईनी ढांचा है उसके अंदर हाइब्रिड निज़ाम की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है किसी तरह से, बैक से, फ्रंट से। तो उसमें देखें ना, कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, खासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात नामुमकिन है और ये नहीं हो रही। तो इस तरह अगर वो हाइब्रिड निज़ाम चलाना चाहते हैं तो फिर वह यहाँ पे आप फिर ये नहीं बात कर सकते कि ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी हो, ट्रू सेंस में रूल ऑफ लॉ हो। तो फिर हाइब्रिड निज़ाम के अपने लवाजमात होते हैं। फिर वो इलेक्शन के अंदर जिस तरह इंटरफेरेंस हमारे मुल्क में होती है वो भी इंटरफेयर करते हैं। फिर वो हाइब्रिड निज़ाम अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाता है जो उसको वो चलाता है, जिस तरह वो भी चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जदून साहब। लास्ट टू मिनट्स हैं, मैं एक और बड़ा अहम पॉइंट आपसे इस पे आपका पॉइंट चाहूँगी। मेरे तक जो इत्तलात हैं, पता नहीं आने वाले दिनों में ये कितनी कंफर्म होती हैं, लेकिन अभी सोर्सेज के थ्रू हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहे हैं जनाब 27वीं आईनी तरमीम में। पीपल्स पार्टी का आपको पता है ये पुराना मुतालबा है, 26वीं तरमीम में भी ये उनकी जानिब से मुतालबा रखा गया था। उससे ज़्यादा जो अलार्मिंग खबर है मेरे पास वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, उसके जजेस की जो उम्र है वो 70 साल की जाएगी, और जो बाकी जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट है उसकी सेम एज इट इज़ जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंगली उसके जो जजेस हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। आपको नहीं लगता ये अलार्मिंग सी सिचुएशन है ये, अगर ऐसा होता है? नहीं देखें, वो तो एज तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी आपको रीज़न देनी पड़ेगी ना। आप वो लेजिस्लेशन इंडिविजुअल स्पेसिफिक बना रहे हैं किसी एक बंदे को। पहले भी देख रहे हैं जब काजी फैसल साहब रिटायर हो रहे थे तो सब ने कहा जी ये उम्र बढ़ा के इसको रिटेन करना चाहते हैं जी। आया इंटेंशन आपकी ये है कि किसी स्पेसिफिक बंदे को उम्र बढ़ा के आगे ले जाना चाहते हैं उसकी? तो फिर ये तो लगता है ना मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उन सबकी एजेस बढ़ जाएंगी, तो यही कंटिन्यू करेगा आगे डेफिनेटली। अगर वो आईनी तरमीम, इनको ये वाला बेंच जो है वो सूट कर रहा है, सूट करता है। शॉर्टली जरा मैं करना साहब से भी उनका पॉइंट ले लूं। करना साहब, लास्ट 30 सेकंड्स है, क्या जजेस की एजेस में फर्क होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में? कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी जज है, उसकी वही क्वालिफिकेशन, वही एक्सपीरियंस है जी, वही जज बाकी सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक, बिल्कुल एक जैसे होना चाहिए, जरा बराबर भी फर्क नहीं होना चाहिए। ये इम्बैलेंस, और मैं बाकी क्या कुछ नहीं बताया, मैं समझता हूँ कि मेरी समझ में ये है कि ऐसी कोई तरमीम मैं नहीं समझता कि ऐसी तरमीम कोई लाएगा जिससे उनका अपना ही मजाक उड़ाना शुरू। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी तरमीम नहीं होनी चाहिए जिससे उनका अपना मजाक उड़े। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान जदून साहब आपका भी, कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।